चलिए तो नमस्कार स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 स्टार्ट किया था, सेगमेंटल रिपोर्टिंग। और उसमें मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट क्यों बनाए जाते हैं, सेगमेंट कैसे बनाए जाते हैं, बिजनेस सेगमेंट क्या होते हैं, जोग्राफिकल सेगमेंट्स क्या होते हैं, लोकेशन ऑफ असेट से कैसे होता, लोकेशन ऑफ असेट से जोग्राफिकल सेगमेंट कैसे देखते हैं, लोकेशन ऑफ कस्टमर से जोग्राफिकल सेगमेंट्स कैसे देखते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी। और एक और बात हमने बात की थी यहाँ पर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के बारे में। व्हाट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, मैंने इनका इसका भी एक जनरल, बहुत ही जनरल मीनिंग आपको बताया था। ठीक है, अब मैं आगे का डिस्कशन शुरू करने के पहले आपको कुछ बेसिक शब्द बताने वाला हूं और हम उससे थोड़ा सा धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ जी, लिखिए। सर हाँ जी, सर आप इसकी पीडीएफ आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इससे नोट्स पहले है, वाली ये एज की नोट्स भी। आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलो अब मैं ओके सर। स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर। ध्यान दें सभी लोग। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सर ये क्या पढ़ाने जा रहे हो आप? मैंने कहा भाई अब अगर आगे बढ़ना है तो अब आपको ये कुछ शब्द सीखने पड़ेंगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बिना फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये 8th नंबर का पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है सर, चलो बताओ क्या बताने वाले हो। मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब है। सर सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब, सेगमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब तो सर बिजनेस को रेवेन्यू आया, मतलब इनकम हुई, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब जरा थोड़ा एग्जैक्ट मीनिंग की बात करेंगे। सर बताओ, नहीं मैं बताने के पहले एग्जांपल से शुरू करूंगा कि मान लें देर आर टू सेगमेंट्स ए एंड बी। हमारा एक बिजनेस है, उसमें दो सेगमेंट हैं ए और बी। ठीक है, सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट कैसे बनाए गए होंगे, इस पे मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये बन गए हैं, अब आपको वो टेंशन नहीं लेना है। ये दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, दो दो फैक्ट्रीज हो सकती हैं, दो लोकेशन हो सकती हैं, ये कुछ भी हैं, ये सेगमेंट बन गए हैं, सेगमेंट ए और बी हैं। ठीक है सर, अब क्या हुआ सर ये बताइए। मैंने कहा कि ये सेगमेंट ए और बी हैं और ये पूरा एक बिजनेस है, नैन्सी लिमिटेड। हाँ सर, ये तो हमको मालूम है कि आपके लिए कम फेवरेट नाम नैन्सी है, तो ये नैन्सी लिमिटेड आपके लिए बिजनेस है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बिजनेस हो गया। अब सर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो? अब मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बिजनेस जो नैन्सी लिमिटेड है, उसकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर ऑफ कंपनी। सर टर्नओवर मतलब सेल्स। सर सेल्स तो रेवेन्यू होता है। हाँ, रेवेन्यू ऑफ कंपनी में आपको दे रहा हूं। अच्छा सर दे दो, रेवेन्यू ऑफ कंपनी। सर ये रेवेन्यू कहां से आया? सेल्स है ना, तो सर ये ऑब्वियसली फ्रॉम कस्टमर्स आया होगा। भाई रेवेन्यू कई जगह से आ सकता है, पर जब कस्टमर्स को जब कस्टमर को हम गुड्स बेचते हैं तो जो रेवेन्यू आता है उसे सेल या टर्नओवर कहते हैं। हर रेवेन्यू सेल नहीं होता, पर सेल रेवेन्यू है। फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर्स, सेल ऑफ गुड्स। अरे सर आप नहीं भी लिखते ना तो भी हम समझ जाते हैं, तो मैंने कहा फिर भी लिख लो। ये कितना है? बोले सर ये है एक मान लेते हैं 10 लाख रुपए है सर। 10 लाख रुपए सर ने आपको दे दिया। ये टोटल कंपनी का है, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच रुपीज, आउट ऑफ विच रुपीज 7 लाख belongs to A, belongs to A and balance, बोलने की जरूरत नहीं है, belongs to B। सर मतलब इस कंपनी के टोटल 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आया है जो मैंने दिया, और वो गुड्स बेचने से आया है। उसमें जो ए सेगमेंट से रिलेटेड है वो 7 लाख है, और बाकी बचा हुआ जो भी है वो बी से रिलेटेड है। बोले सर ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर ये भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड बाय,
गुड्स सोल्ड बाय सेगमेंट ए टू सेगमेंट बी, सेल वैल्यू ₹2 lakh, not included in above ₹10 lakh, above figure, above amount. सर ये क्या चक्कर है सर, ये समझ में नहीं आया। गुड सोल्ड बाय सेगमेंट ए टू सेगमेंट बी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारी कंपनी है नैन्सी लिमिटेड और हम दो चीजें बेचते हैं। सर क्या? एक तो हम कपड़ा बेचते हैं क्लॉथ, और एक हम कपड़े से शर्ट बना के बेचते हैं। तो हमारा एक क्लॉथ बनाने वाला डिवीजन है और एक शर्ट बनाने वाला डिवीजन है। शायद आपने ग्रुप 1 की अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ा होगा। यस सर। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो जो शर्ट बना के बेच रहा है, जो कपड़ा बना के बेच रहा है, उसने तो कपड़े के लिए जो भी रॉ मटेरियल बाजार से खरीदना था खरीद लिया और अपना कपड़ा बना लिया, और वो कपड़ा बाहर वालों को बेच रहा है। बाहर वालों को बेच रहा है यानी सेल। लेकिन जो डिपार्टमेंट बी है उसको शर्ट बनाना है, तो उसके पास उसे कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बाहर से खरीद ले, या चूंकि अपनी कंपनी में जब दूसरा डिवीजन कपड़ा बना रहा है तो उससे खरीद ले। दोनों ऑप्शन अवेल किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा हो बाहर से खरीदो, आपकी इच्छा अपनी कंपनी से खरीदो, ठीक है कि नहीं। तो एक गुड सोल्ड बाय सेगमेंट ए टू सेगमेंट बी, इस सेल को हम कहेंगे ट्रांसफर, क्योंकि माल को बेचना और माल को भेजने में अंतर होता है। बेचना मतलब सेल और भेजना मतलब ट्रांसफर। ये मैं थोड़ा समझा दूं। तो ये सेगमेंट ए मान लो कपड़ा बना रहा था, सेगमेंट बी शर्ट बना रहा है, तो सेगमेंट बी को कपड़ा खरीदना था शर्ट बनाने के लिए। उसने सोचा अरे बाहर से क्यों खरीदें, अपने वाले से ही खरीद लें, हो सकता है अपना वाला सस्ता दे दे, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो बोले यार चलो कोई बात नहीं, अपन इससे खरीद लेते हैं। तो सेगमेंट ए ने सेगमेंट बी को 2 लाख रुपए का माल बेचा है, या मैं बोलूं भेजा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सर कॉस्ट पे भेजा कि किस पे भेजा। सर ये तो अपनी कंपनी का डिवीजन है, कॉस्ट पे जरूरी नहीं है। अपने तो कभी कभी पराये भी हो जाते सपने, बाकी सब अपने कई बार अपने नहीं होते। डिपार्टमेंट क्लॉथ वाले डिपार्टमेंट का मैनेजर सोचेगा मैं काय को इसको कॉस्ट पे दूं, अगर मैं किसी और को दूंगा तो प्रॉफिट पे दूंगा, तो मैं तो इसको भी प्रॉफिट पे दूंगा। अरे कंपनी से मुझे जो कमीशन मिलता है वो तो डिपार्टमेंट के प्रॉफिट पे मिलता है। मेरा परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा तो मैं मेरे डिपार्टमेंट की सेल कम क्यों होने दूं, मैं नहीं होने दूंगा सेल कम, ठीक है। तो इसलिए जो है सेगमेंट ए ने सेगमेंट बी को 2 लाख रुपए का कपड़ा भेजा, और ये हो सकता है कि वो 1.5 लाख का हो, 50,000 का प्रॉफिट लेके भेजा हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली सेल 2 लाख की है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ये जो 2 लाख रुपए है, ये अगर सेगमेंट ए के लिए सेल है, सेगमेंट ए के लिए सेल है, तो सेगमेंट बी के लिए ये क्या है? परचेज है, सिंपल, ठीक है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 0 रुपए के रेवेन्यू है कि नहीं? अरे भैया एक ही तो है, एक ए ने बी को भेजा, तो ए और बी पूरी एक नैन्सी लिमिटेड के हिस्से हैं। भाई मान लो मैं और आप हैं, तो मैंने आपको 2 रुपए, अपन एक ही बिजनेस है, मैंने 2 लाख रुपए का माल आपको भेजा, ठीक है। मेरे लिए सेल, आपके लिए कॉस्ट, 2 लाख की सेल, 2 लाख की कॉस्ट, ओवरऑल कंपनी का इफेक्ट 0। हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो मैंने इसीलिए लिखा भैया नॉट इंक्लूडेड इन अबव अमाउंट, नॉट इंक्लूडेड इन अबव अमाउंट। क्लियर हो गया क्या? ठीक है। और अदर रेवेन्यू ऑफ नैन्सी लिमिटेड ₹20,000 allocable to A and B in the ratio से 3:2। सर आपने तो, हमने कहा था कि हम आपको सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब बता रहे हैं, आपने तो ये बड़ा सारा एग्जाम्पल लिखवा दिया। हाँ, मैं तो पहले एग्जाम्पल ही लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो A17 क्या कहता है, सुनना, कि पूरे बिजनेस का जो रेवेन्यू होता है उसे कहते हैं एंटरप्राइज रेवेन्यू। बोलो क्या कहते हैं?
Enterprise revenue. एंटरप्राइज रेवेन्यू, पूरे बिजनेस का रेवेन्यू, एनसी लिमिटेड का रेवेन्यू एंटरप्राइज रेवेन्यू होगा। और एंटरप्राइज रेवेन्यू कोई अलग से नहीं है, एंटरप्राइज की दो हिस्से हैं, ए और बी, दो सेगमेंट बनाए हमने, ए और बी। तो एंटरप्राइज रेवेन्यू का ही कुछ हिस्सा सेगमेंट पे आएगा, तो वो सेगमेंट रेवेन्यू होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। और सेगमेंट रेवेन्यू, और ध्यान से सुनना, लेकिन जो 2 लाख रुपए का एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल बेचेगा, जो एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल बेचेगा, वो सेगमेंट के हिसाब से तो सेल है, रेवेन्यू है, पर एंटरप्राइज के लिए रेवेन्यू नहीं है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मैं आपसे Yes, यहाँ पे sir. तमाम सब अभी आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, आप टेंशन मत लो। कॉमन सेंस से यहाँ पर चलने वाले हैं हम। हाँ देखो, आराम से चलना, बिल्कुल आराम से चलना है ना। इसको मैं रेशो को भी हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। अदर रेवेन्यू ऑफ नैन्सी लिमिटेड 20,000 अलोकेबल टू ए एंड बी रुपीज, इसको मैं जो है कुछ भी फिगर दे देता हूं अभी, 6,000 एंड 8,000, 6,000 एंड 9,000। अभी आपको डाउट आएगा कि सर 9 और 6 तो 15 ही हुआ, बाकी 5 कहाँ गया? बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट सेगमेंट रेवेन्यू, हमें सेगमेंट रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट सेगमेंट रेवेन्यू। अब मैं आपको बताऊं सेगमेंट रेवेन्यू कैसे आएगा। स्टार्ट करना लिखना, एज पर A17। सर आपने अभी तक हमको ये नहीं बताया कि सेगमेंट रेवेन्यू होता क्या है, अब बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में सेगमेंट का रेवेन्यू कैलकुलेट करने को आएगा, तो ए और बी 2 सेगमेंट हैं, इनका रेवेन्यू हमको निकालना है। अब एस की लैंग्वेज को लिखते जाना और समझते जाना, ठीक है। लिखिए, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली attributable to segment, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट। एंटरप्राइज यानी पूरे बिजनेस का रेवेन्यू का वो हिस्सा जो सेगमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड था। तो मैंने 10 लाख का आपको 7 लाख और 3 लाख बताया था, इसमें कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। अरे नैन्सी लिमिटेड का ही रेवेन्यू था वो। मतलब सुनो ध्यान से, ए डिवीजन, ए सेगमेंट क्या है? कपड़ा बेचने वाला। बी क्या है? शर्ट बेचने वाला। तो कपड़ा डिवीजन ने 7 लाख का कपड़ा बाहर वालों को बेचा और 3 लाख रुपए के शर्ट सेगमेंट बी ने बाहर वालों को बेचे। तो टोटल एंटरप्राइज की सेल 10 लाख है, उसमें 7 लाख और 3 लाख इसकी है। तो ये क्या कहलाएगा? इसकी लैंग्वेज पर ध्यान दो, एंटरप्राइज रेवेन्यू का वो पोर्शन जो कि सेगमेंट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली रिलेटेड है। यस और नो? अब है एस की लैंग्वेज पे जा रहा हूं मैं। रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू है ना, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू सर, और दैट कैन बी allocated, that can be allocated to segment on reasonable basis। सर बात समझ में नहीं आ रही सर, अब आएगी ना। relevant portion of enterprise revenue that can be allocated to segment on reasonable basis। देखो पढ़ना पड़ेगा, मैं फिर याद दिला दूं, आप लोग पढ़ रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग, उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें भी एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अपने आप को थोड़ा मालूम गौरवान्वित महसूस कीजिए, प्राउड कि हम बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। तो उसमें बड़ी बड़ी बातें तो होंगी, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर जरा ध्यान देना, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू। अब सर ये क्या है? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। नैन्सी लिमिटेड के 2 सेगमेंट थे, बताओ कौन कौन से थे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, और मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट थे। अब आपको समझ में धीरे धीरे आना शुरू होगा। सर मतलब
अरे भाई A17 क्या कहता है कि जो तुम टोटल ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट टोटल में बनाते थे वो बनाते रहो, उसके अलावा बिजनेस को प्रोडक्ट वाइज या एरिया वाइज बांटो, उस बांटने को उस हिस्से को कहो सेगमेंट। तो बहुत सारे सेगमेंट बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें सबकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तुम्हें केवल उसी की रिपोर्टिंग करनी है जो रिपोर्टेबल है। तो मन में आपके डाउट आएगा सर कौन से रिपोर्टेबल है, तो मैंने आपको जो है यहां पे देखिए मैंने आपको ये लिखवाया था एक पॉइंट, ये देख सकते हैं यहां पर, ये कि आपके हो सकते हैं सेगमेंट, ये देखो ये एग्जांपल था यहां पर ABCD 5 सेगमेंट थे, और मैंने कहा था कि भाई रिपोर्टेबल सेगमेंट वो होते हैं जो रिपोर्टिंग की रिपोर्टेबिलिटी की कंडीशन पूरी कर देंगे। कंडीशन क्या है ये मैंने अभी तक नहीं बताई, अब मैं बताने वाला हूं आपको जल्दी ही, लेकिन कंडीशन क्या है ये मैंने नहीं बताई। पर A17 में इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि कंडीशंस दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है, वो कंडीशन पूरी होगी तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जाएगा। सर पर बता दो ना सर कंडीशन क्या है, वो भी बता रहा हूं, लेकिन रिपोर्टिंग केवल उन्हीं की करनी है जो रिपोर्टेबल हैं। तो मेरे इस एग्जांपल में ए और बी रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, और मैंने अपने ट्रेडिंग पीएनएल में टोटल बिजनेस का रेवेन्यू तो बताया ही है, सेल्स बताई है, मुझे सेगमेंट का रेवेन्यू डिस्क्लोज करना है। एज ए ऑडिटर मुझे किसी कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू बताना है। तो A17 कहता है सेगमेंट रेवेन्यू में 3 चीजें आती हैं। पहली, टोटल जो एंटरप्राइज का बिजनेस का रेवेन्यू है उसका जो हिस्सा सेगमेंट वाइज है वो तो बांट दो, वो मैंने बांट दिया। अब देखो दूसरा, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू that can be allocated to segment on a reasonable basis। अब सुनो ध्यान से, ये रहा नैन्सी लिमिटेड नाम की कंपनी को ये कोई 20,000 रुपए का अदर रेवेन्यू आया था। सर कहां से आ गया, कहां से आ गया? अरे भाई कुछ भी हो सकता है रे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना प्यारी बात है ना, रद्दी बेच दी, तो रेवेन्यू तो कहीं से भी आ सकता है ना। हाँ सर ये बात तो सही है, तो ये रेवेन्यू आ गया, बस अदर रेवेन्यू आ गया मेरे भाई, आ गया। तो सर ये अदर रेवेन्यू किसका? ये पूरी कंपनी का। सर पूरी कंपनी में कौन? पूरी कंपनी में बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं, ए और बी तो सिर्फ रिपोर्टेबल हैं, ए और बी की तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो 20,000 में से 6,000 का आपको ये एलोकेट करना है। सर ये रेशो कैसे आया, वो आपको दिया रहेगा एग्जाम में, वो आपको दिया रहेगा कि भाई किसका स्क्रैप, किस डिपार्टमेंट का स्क्रैप कितना होता है, उस रेशो में बांट दिया होगा, वो आपको दिया रहेगा। तो सर 20,000 का जो टोटल रेवेन्यू है कोई अलग है, इसमें से 6,000 का किसको देना है? ए को, और 9,000 का किसको देना है? बी को। सर तो 9 और 6 तो 15 ही होते हैं, बाकी 5 कहां गए? अरे बाकी 5 किसी और के हैं, जो टोटल ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा ना उसमें सब आएगा। गेट माई पॉइंट, गेट माई पॉइंट। यस सर। मुझे यहाँ पर हाँ सिर्फ मुझे, हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. मुझे Yes, यहाँ पर sir. ए और बी का चाहिए, तो ए और बी का तो सर यहाँ पे ए का तो आप लिख दो 6,000, ए का लिख दो सर 6,000, बी का लिख दो 9,000। सर ये हमने लिख दिया, और क्या दिक्कत है सर बताइए? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। और कुछ आएगा क्या? हाँ आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विथ अदर सेगमेंट। अगर आपने किसी दूसरे सेगमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करके भी रेवेन्यू जनरेट किया है तो वो सेगमेंट का रेवेन्यू है, वो पूरे बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है। अरे ए ने बी को जो माल बेचा था वो ए के लिए 2 लाख की सेल, बी के लिए परचेस, ओवरऑल बिजनेस के लिए 0, लेकिन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो रेवेन्यू है अदर ट्रांजैक्शंस। हाँ सर है तो सही, तो बोलो कितना? 2 लाख। इसने तो कुछ अभी बेचा नहीं, बोलिए क्या ये समझ में आया? सेगमेंट रेवेन्यू मेरा हो गया 9,06,000, और जो है ए का और बी का मेरा हो गया 3,09,000। यस और नो? यस सर। ठीक है, कोई समस्या? नो सर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि बताओ एंटरप्राइज रेवेन्यू क्या है, तो यहां तुम्हें सोचना पड़ेगा दिमाग लगा के। सर एंटरप्राइज रेवेन्यू में तो सब आएगा। मैंने कहा हाँ सर, वो 7 लाख भी आएगा, हाँ सर आएगा। सर वो 3 लाख भी आएगा, हाँ सर आएगा।
ठीक है। और सर ये जो 9,000 और 6,000 जोड़ा था वो भी आएगा, और सर जो 5,000 नहीं जोड़ा था वो भी आएगा, हाँ या ना? आएगा सर। सर ये ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए। 9,000 प्लस 6,000, अरे बिजनेस के लिए तो वो है ही ना, यस और नो? Yes, sir. यस हाँ, पर वो 2 लाख आएगा क्या? सर। नहीं सर। नहीं सर, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, पर मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं तो इसको लिख के काटूंगा, ये मेरी आदत, ये मेरी आदत, और मैं तो इस पे सितारा और बनाऊंगा। ठीक है सर, आपकी इच्छा, आप बनाओ, आपको जो बनाना है बनाओ। यार आज क्या है, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं, मैंने बताया कि मैं क्यों डरा हुआ हूं आज? नहीं सर। ओहो, मैं आज थोड़ा डरा हुआ हूं यार, पूछो क्यों? क्यों सर? अरे यार आज मेरी क्या है ना, एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है। सर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे हैप्पी सर, वेप्पी happy क्या? marriage अरे चिढ़ाओ मत, चिढ़ाओ मत यार, हैप्पी है कि नहीं हो तो क्या बताएं तुमको। सर, मैरिज एनिवर्सरी। सर भूल गए होंगे आप। चलो ठीक है, हाँ है ना? थोड़ा सा क्या डर लग रहा है, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं यार। हाँ, वो जब इंसान की शादी होती है ना तो उसको इतना शक्तिशाली फील करवाते हैं, उसको एक घोड़ी दे देते हैं, तलवार दे देते हैं, साफा पहना देते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ का राजा है वो। 2-4 दिन में कहानी खत्म हो जाती है। अगले दिन रंग हो जाता है। अगले दिन सुबह दूध लेने जाना पड़ता, नहीं सब्जी लेने जाना पड़ता है फिर। हाँ चलो खैर, ये क्लियर हो गया। तो आपने क्या सीखा, व्हाट डू यू मीन बाय, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, नोट डालिए यहां पर, सेल रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विथ अदर सेगमेंट। एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करने पे जो रेवेन्यू आता है उसको एक प्यार से छोटा नाम दिया, इंटर सेगमेंट सेल। इंटर सेगमेंट सेल, उसको प्यार से नाम दिया इंटर सेगमेंट सेल। और ISS, इंटर सेगमेंट सेल्स, दूसरा नोट लिखना, इंटर सेगमेंट सेल्स आर सेगमेंट रेवेन्यू। यस, इंटर सेगमेंट सेल सेगमेंट रेवेन्यू तो है, लेकिन बताइए बट क्या, बट नॉट एंटरप्राइज नॉट रेवेन्यू। एंटरप्राइज रेवेन्यू। यस सर, ये बात समझ में हमारे आ गई, बट नॉट एंटरप्राइज रेवेन्यू। और अब मैं आपको बता दूं, यहां पर लास्ट नोट लिखवा दूं आपके लिए, जो कि ऊपर सवाल में भी आपने लिख लिया है, सेगमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला टाइप बता देता हूं मैं आपको ताकि हमें ध्यान रहे। इसमें पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू को मैं ER बोल रहा हूं, सेगमेंट रेवेन्यू को मैं SR बोल रहा हूं। पोर्शन ऑफ ER जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट है, और क्या आएगा सर? और तो प्लस का निशान लगा दो आप, और बताओ क्या आएगा? एंटरप्राइज का कोई और रेवेन्यू जो अलोकेट हो रहा है, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ ER अलोकेबल ऑन सेगमेंट। कोई और भाई, ये जो पहले वाले पार्ट में देखो क्या होता है, बिजनेस में मेन रेवेन्यू सेल्स से आता है, तो ये पहला वाला जो पार्ट है तो सेल्स का है, जिस सेगमेंट ने जितनी सेल की बाहर वाले कस्टमर्स को, तो सेगमेंट की भी सेल है और बिजनेस की भी सेल है ना। रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू, हाँ ठीक है सर। और प्लस इंटर सेगमेंट सेल। अच्छा सर, हाँ इंटर सेगमेंट सेल, ठीक है सर, ये अभी बात समझ में आ गई। आपने हमें सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब बता दिया।
सर वैसे एक बात बताइए कि सेगमेंट रेवेन्यू हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं कि A17 ये कहता है कि आप जो टोटल ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रहे हो वो बना दा। अब आपको एज ए ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट, और मैं तो कहता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में किसी कंपनी की इंटरनेट पर ऑडिट रिपोर्ट देखो, उसमें आपको A17 से सेगमेंट रिपोर्ट दिखेगी। तो उसमें सेगमेंट का रेवेन्यू अलग दिखाएंगे, सेगमेंट के एसेट दिखाएंगे, सेगमेंट की लायबिलिटी दिखाएंगे। मैं वैसी रिपोर्ट भी बनवाऊंगा क्लास में आपको, आप टेंशन ना लें। तो ये हो गया सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है? क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं। एंटरप्राइज रेवेन्यू का मतलब तो समझ में आई गया आपको? सर एक बार वापस लिखवा दो ना, एंटरप्राइज रेवेन्यू क्या होता है इसी में। मैंने कहा ये लो, एंटरप्राइज रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर प्लस अदर रेवेन्यू। एक तो आप माल बेचोगे, चाहे वो ए बेचे या बी बेचे, पूरे बिजनेस की तो सेल वो है ही। अदर रेवेन्यू मतलब वो कुछ भी, सेल ऑफ होल्ड ऑफ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अदर रेवेन्यू में क्या नहीं आएगा बताओ? नॉट क्या? सेगमेंट। Inter. यस, आईएसएस नहीं आएगा भाई, इंटर सेगमेंट सेल नहीं आएगी। हाँ सर, अब मुझे सब लोग ईमानदारी से बताओ, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं? Yes. यस सर। वेरी गुड। अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नाउ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने ए पॉइंट पढ़ा, सेगमेंट रेवेन्यू। सर अब और क्या है बता रहे हैं? हमारे बहुत जनरल मीनिंग्स हैं। बी पॉइंट है सेगमेंट एक्सपेंसेस। सर सेगमेंट एक्सपेंस क्या होगा सर? इस पे भी एग्जाम्पल करवाओगे क्या? नहीं, अभी इसमें एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है ना? तो इसमें भी क्या आएगा? जैसे ऊपर रेवेन्यू में 3 थे वैसे ही, हाँ, पोर्शन ऑफ ये, इसको मैं और इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा, इसको ऐसे लिखें आप, एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट। ऐसे खर्चे जो सीधे सेगमेंट के, जैसे भाई एक डिवीजन, मान लो 2 सेगमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, एक जगह क्लॉथ बन रहा है, एक जगह कपड़ा शर्ट बन रहा है, तो क्लॉथ डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो क्लॉथ लिख लेगा, जो शर्ट डिपार्टमेंट वाले खर्चे वो शर्ट लिख लेगा। ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों सेगमेंट एक्सपेंस है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना। और मैं एक जनरल लैंग्वेज में और लिखवा देता हूं, ऑपरेटिंग। यहां पर एक्सपेंसेस का मतलब ऑपरेटिंग ही होता है, डे टू डे एक्सपेंस। सर वो इन फाइनेंसिंग के भी एक्सपेंस हो सकते हैं, इंटरेस्ट भी आ सकता है, हमने लोन लिया, मैं उन पे भी आऊंगा धीरे धीरे, आराम से बात करते हैं, अभी बहुत डिटेल में नहीं लेना है, ठीक है? और सर क्या? और भाई कई टोटल एक्सपेंस हो सकते हैं, टोटल एक्सपेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंस, रिलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंस, ठीक है, अलोकेबल टू सेगमेंट। सर ये कैसे होगा? सर इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो क्या अब भी हमें? मैंने कहा दे देता हूं, देखो अब सुनो, ध्यान से सुनना। एक सेगमेंट है ए, एक सेगमेंट है बी, एक जगह क्लॉथ बन रहा है, एक जगह शर्ट बन रहा है। क्लॉथ वाले ने क्लॉथ एक कपड़ा बना दिया, मान लो 2 मीटर का कपड़ा है, और शर्ट वाले ने एक शर्ट बना दिया, एक शर्ट है। अब इनको बेचना है,
इनको बेचने के लिए पैकिंग करना है। पैकिंग के लिए हमने एक पैकिंग मशीन रख रखी है, पैकिंग मशीन रख रखी है, उसमें बकायदा वो पैक हो जाता है, चाहे शर्ट हो चाहे क्लॉथ हो। तो मेरा आपसे प्रश्न है, कपड़ा बनाने में जो मशीन लगी होगी उसका डेप्रिसिएशन कपड़े वाले डिवीजन की खर्चा है, और जो शर्ट बनाने में जो मशीन लगी होगी उस मशीन का डेप्रिसिएशन शर्ट बनाने का खर्चा है। हाँ या ना? Yes. हाँ भाई, Yes, sir. डेप्रिसिएशन खर्चा ही तो है, तो वो तो सेगमेंट का एक्सपेंस है। लेकिन ये जो पैकिंग मशीन है ये दोनों की अलग अलग नहीं है, ये दोनों के लिए हम एक ही पैकिंग मशीन लाए, चाहे कपड़ा बने चाहे शर्ट बने, हमारी एक थैली है, हम वो थैली में उसको पैक करके देते हैं। तो जो पैकिंग मशीन है वो भी तो यूज हो रही है, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है मुझे बता दीजिए, वो सेगमेंट ए का है, बी का है, या दोनों का है? दोनों का। बस, तो अब वो दोनों जिस रेशो में जिसकी जितनी पैकिंग हुई होगी एक उस हिसाब से उसके खर्चे बांटेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट वही है कि कुछ खर्चे जो जो इसको और इजी लैंग्वेज में सुन लो, जो खर्चे सेगमेंट वाइज अलग अलग पता है, वो ये आपने डिपार्टमेंट में पढ़ा होगा ना, कि जो खर्चे डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी के पता थे वो अलग अलग लिख देते थे, और जो नहीं पता होते हैं जैसे रेंट मान लो तो आप एरिया के आधार पे बांट देते थे। हाँ या ना? यस सर। सैलरी को नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट देते थे, ऐसा करते थे आप। तो वही यहां पर भी होगा, जो खर्चे सेगमेंट वाइज अलग अलग पता है वो सेगमेंट के खर्चे हैं, जो टोटल में पता है उनको एक आधार पे बांटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिलेवेंट पोर्शन है उसको आप एलोकेट करेंगे। और तीसरा, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन विथ अदर सेगमेंट। ये बात समझ आई कि नहीं, जरा ये बताना मुझे। ये समझ आई लास्ट वाली? ISS से रिलेटेड खर्चा। अरे सुनो, ये मालूम क्या है, ऊपर वाले सवाल में सेगमेंट ए ने सेगमेंट बी को 2 लाख का माल भेजा था ना, तो जो सेगमेंट ए के लिए 2 लाख का रेवेन्यू था वो बी के लिए क्या था, खर्चा था कि नहीं? हाँ सर। हेलो 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 सर हाँ सर। हाँ, तो सेगमेंट ए ने सेगमेंट बी को 2 लाख का माल भेजा था, तो सेगमेंट ए के लिए 2 लाख रुपए रेवेन्यू था, सेगमेंट बी के लिए 2 लाख कॉस्ट है, खर्चा है। तो ओवरऑल एंटरप्राइज रेवेन्यू में तो कुछ भी नहीं आया था, लेकिन जब आपने सेगमेंट रेवेन्यू निकाला था तो ए के सेगमेंट रेवेन्यू में 2 लाख लिया था ना, तो वैसे बी के सेगमेंट एक्सपेंस में आपको 2 लाख लेना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। सर आ गई बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। अरे सर अब और भी कुछ पढ़ाने वाले हो क्या? हाँ, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे भी। सर अब क्या पढ़ा रहे हो सर, बता दो। सर तीसरा शब्द समझाएंगे। अच्छा सर, ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये 2 शब्द समझने के बाद बच्चों को एकदम घबराहट सी होती है। तीसरा शब्द इतना प्यारा है, आपको ऐसा प्यार आएगा उसमें मैं बता नहीं सकता। आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो अच्छा लगा हमें। लो भाई, सेगमेंट रिजल्ट। रिजल्ट समझते हो क्या होता है? प्रॉफिट लॉस। अरे रिजल्ट यानी प्रॉफिट या लॉस? अरे हाँ या ना? अरे रिजल्ट या तो पास का आता है फेल का आता है, बिजनेस का रिजल्ट या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट रिजल्ट। तो सर सेगमेंट रिजल्ट में ऐसा क्या प्यार है, ऐसे कोई इसको आपने समझाया तो है ही नहीं। ये सेगमेंट रिजल्ट जो है सिंपल है, सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट के एक्सपेंस माइनस कर दो। हाँ सर, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, इनकम में से एक्सपेंस आएगा तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। पूरे बिजनेस की इनकम में से पूरे बिजनेस के एक्सपेंस माइनस होते हैं तो पूरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस आता है। वैसे केवल सेगमेंट के रेवेन्यू लेंगे और सेगमेंट के खर्चे लेंगे तो सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। हाँ सर, ये भी आ गया समझ में सर, ये इजी लगा, ये बहुत इजी लगा सर। थैंक यू फॉर दिस सर, हम आपके एहसानमंद है सर इसके लिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। बताओ ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू हो गया, सेगमेंट। ओ सर अब क्या पढ़ाने वाले हो आप? अब जो है डी पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना इसको,
सेगमेंट की जैसे पूरे देखो सीधी बात है, अकाउंट्स में बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं। बिजनेस में 4 ही चीजें होती हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, बस बेसिकली यही होता है। तो बिजनेस के ही पार्ट सेगमेंट है, तो किसी भी सेगमेंट में क्या होगा, यही होगा, रेवेन्यू होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, तो उसका रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस आएगा, और असेट लायबिलिटी होंगी। तो अब हम समझ रहे हैं सेगमेंट असेट्स क्या होती है और सेगमेंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो कुछ भी नहीं है, वो तो वही वैसी की वैसी डेफिनेशंस हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल असेट, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है बताओ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल असेट क्या होंगी। सर बड़ा सिंपल है सर। अरे सर आप भी कैसी बातें करते हो, बड़ा सिंपल है। मैंने कहा अच्छा बताओ कैसे, बोले सर जैसे सेगमेंट ए है वहां क्लॉथ बन रहा है, सेगमेंट बी है वहां जो है आपका मान लीजिए शर्ट बन रहा है। तो क्लॉथ बनाने की जो मशीन है और शर्ट बनाने की जो मशीनरी है वो दोनों अलग अलग है, और वो सेगमेंट ए की अलग है और बी की अलग है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, अलग अलग पता है, तो ये सेगमेंट की एसेट है। मैंने कहा गजब यार, सही बोला तुमने तो। अब बताओ दूसरा अरे सर दूसरा भी सर जैसे ऊपर रेवेन्यू और एक्सपेंस में किया था वैसे ही कर देंगे। रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज असेट अलोकेबल टू सेगमेंट। सर मतलब बता सकते हो क्या मुझे? अरे वही पैकिंग मशीन वाला एग्जांपल दिया था ना, जो असेट शर्ट बनाने में यूज हो रही है वो सेगमेंट बी की है, जो असेट कपड़ा बनाने में यूज हो रही है वो सेगमेंट ए की है, पर पैकिंग मशीन तो दोनों के लिए यूज हो रही थी। सर दोनों के लिए कितनी कितनी, चलो मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, एग्जाम में अगर आएगा तो 50-50 दोनों के लिए बराबर यूज हो रही है। तो मान लो मशीन अगर 2 लाख की है तो 1 लाख की सेगमेंट ए में जाएगी, 1 लाख की सेगमेंट बी में जाएगी। सिंपल। एनी डाउट? बोलो जल्दी बोलो। नो सर। वेरी गुड। तो यही बातें हैं। सर ऐसा भी कुछ है क्या कि सेगमेंट असेट में ये आएगा वो नहीं आएगा, क्या क्या आएगा वो तो आप बता रहे हो, क्या क्या नहीं आएगा। अभी हम एक जनरल मीनिंग पे आ रहे हैं, बहुत अभी डिटेल बाकी। जब भी आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कमांड है ना उसको अकाउंटिंग का किंग है, ठीक है ना। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अच्छे से पढ़ने हैं, चाहे कुछ ही हो जाए। सेगमेंट लायबिलिटी सर बता दो, सिंपल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लायबिलिटी। जो डायरेक्टली सेगमेंट से रिलेटेड लायबिलिटीज हैं, मैंने सेगमेंट बी के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, तो जो रॉ मटेरियल मैंने सेगमेंट बी के लिए खरीदा उसके लिए मुझे किसी को पैसा देना, तो सेगमेंट बी की लायबिलिटी है, वो सेगमेंट बी की लायबिलिटी है। हाँ सर ठीक है। और कोई रेलेवेंट पोर्शन भी हो सकता है, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज लायबिलिटी अलोकेबल टू सेगमेंट। ये क्वेश्चन में एक बात बताऊं, एक बात और आपको बता देता हूं, इतना टेंशन मत लेना इनका। ये तो देखो मैं आपको छुड़वा नहीं सकता, मैं तो आपके हमारे स्टैंडर्ड में जो भी दिया है मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य 2 होते हैं। देखो हमेशा याद रखना बच्चों, एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना चाहिए, लेकिन बाकी समय एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, नॉलेज ओरिएंटेड करना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, हम प्रॉपरली बहुत ढंग से हर चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम के पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या चीजें पढ़ना चाहिए, क्या किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है। पर अगर आज आप मुझसे पूछोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सर एग्जाम में क्या आएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको किसी प्रकार का कोई गलत मतलब धोखे में नहीं रखना चाहता। सीए की एग्जाम है भैया, कुछ भी आ सकता है, ये 11-12 बीकॉम नहीं है, सीए की एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, बोलो यहां तक क्लियर हो गया, सेगमेंट एसेट सेगमेंट लायबिलिटीज। यस सर। हाँ ठीक है। अब ये इतनी बातें हो गई। अच्छा एक और शब्द मैं बता दूं,
नोट लिख लें इसको, ई पॉइंट देने की जरूरत नहीं, ज्यादा इज्जत नहीं है इसकी, इसको ऐसे लिख देते हैं नॉर्मल नोट बना के। देयर आर सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल्सो। एक बात बताओ, ये भी लिख लो, एक शब्द है, ये भी शब्द है, इसकी भी डेफिनेशन है। हाँ जी, बोलो, इतना हो गया क्या? जैसे जैसे हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम मशीनरी पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हैं, तो एसएलएम इज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। हम डब्ल्यूटीवी से लगाते हैं, डब्ल्यूटीवी इज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। हम प्रोडक्शन यूनिट मेथड से लगाते हैं डेप्रिसिएशन, वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे करते हैं, ये हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी है। हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज पे करते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है ना। और हमने आपको गवर्नमेंट ग्रांट वाला एस पढ़ाया है। हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग याद करना, वहां इनकम अप्रोच से करते हैं या कैपिटल अप्रोच से करते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो जैसे पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, वैसे हर सेगमेंट की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भी तो हो सकती है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो सेगमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी को सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। इससे ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करनी, ठीक है। मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल लिखवाया आज सेगमेंट रेवेन्यू वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, अब पहले ही मैं आपको आगाह कर दूं कि जो अगली क्लास हमारी है इस एएस की, एएस 17 की, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी एएस 17 की। सर ये इंपॉर्टेंट नहीं थी? नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली बता रहा हूं। एएस 17 की जो नेक्स्ट क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। उसका रीजन है कि उस क्लास में मैं जो आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस उसमें से जनरली कई बार ज्यादा पूछे गए हैं। बस ऐसा नहीं कि उसी में से पूछे गए, ये सब में से कुछ भी आ सकता है और आया हुआ भी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि कोशिश करें, कई बार छुट्टी हो जाती है, जेन्युइन कारण हो तो बात अलग है, वरना छुट्टी ना करें, ठीक है। तो बच्चों बस काफ़ी है मेरे हिसाब से, आज के लिए इतना काफ़ी है क्या?